हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 38। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 38। लेक्चर नंबर 38 के अंदर आज जो हम आर्टिकल जो डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास वो है 46। अब 46 किसके बारे में डील करता है? 46 जो डील करता है वो करता है हमारे पास है डाइंग डिक्लेरेशन थी। अब आपको पता है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है। डाइंग डिक्लेरेशन आर लेटर मॉर्टम, LETERM लेटरम मॉर्टम, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स वर्ड सेड बिफोर डेथ। वर्ड सेड बिफोर डेथ मतलब मरने से पहले अगर कुछ अल्फाज कहे गए हों तो फिर वो हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाएगा। अब डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स वर्ड आ रहा है डाइंग, डाइड नहीं, डाइंग मीन्स मरने वाला शख्स। मरने वाला शख्स अगर कोई स्टेटमेंट देकर जाए तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। आइए देख लेते हैं कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन जो है ना, ये एक लीगल मैक्सिम पर बेस करता है। नेमो मोरिटर्स प्रेज्यूमिटर मेंटायर। इसका मतलब क्या हुआ? नो वन एट द पॉइंट ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम टू लाई। मतलब मरने वाला शख्स कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। मतलब जो शख्स मौत की कशमकश में है वो मौत के वक्त कभी हमारे पास झूठ बोलने का सोच ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मरते वक्त अगर कुछ कहेगा तो फिर वो सच ही बोलेगा। अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज माउथ। एक मरने वाला कभी भी अपने मालिक के पास झूठा मुंह लेकर नहीं जाएगा। नहीं, वो नहीं चाहेगा कि मैं एक झूठा जो है बन के अपने परवरदिगार के पास जाऊँ। डाइंग डिक्लेरेशन इज हियर से अ ग्रेट एक्सेप्शन ऑफ हियर से। जो डाइंग डिक्लेरेशन जो है ना, ये हियर से का एक एक्सेप्शन है। अनलाइक रेगुलर हियर से अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन कोर्ट। अब हियर से एविडेंस तो एडमिसिबल नहीं होते, मगर डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। अब फॉर्म्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या होंगे? क्या कितने काइंड होंगे? देयर आर नो पर्टिकुलर फॉर्म, इट मे बी आइदर रिटन और वर्बल। या वो तो रिटन होगी या तो फिर वर्बल होगी। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, उसके बाद हम इसकी बेरीडिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता हो ना, उसके बाद हम बेरीडिंग करें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। वैसे तो मैं इन पर डिटेल में जो लेक्चर बनाऊंगा वो अलग अलग से, हर टॉपिक पर अलग से लेक्चर बना रहा हूँ, वहाँ आप सर्च करके देख लें। ठीक है, और इसके फॉर्म्स कितने थे, काइंड्स कितने हैं? इसके कोई भी पर्टिकुलर काइंड नहीं है। ये रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, गेस्चर भी हो सकता है और साइन फॉर्म भी हो सकता है। गेस्चर मीन्स थोड़ी माना ऐसी आराम आराम से बातें करना, फुसफुस करना, एक दूसरे के कान में कुछ कहना या आराम आराम से बात करना, वो गेस्चर कहलाएगी। या फिर साइंस या फिर इशारे करना। हु मे रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन करेगा? डाइंग डिक्लेरेशन टू बी मेड टू एनी वन, पुलिस ऑफिसर, टू अ डॉक्टर, टू एनी पर्सन। किसी भी शख्स के कोई भी शख्स डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है। अरे बस समझ, कोई पुलिस ऑफिसर हो, फिर चाहे डॉक्टर हो, या फिर कोई भी शख्स, पर अगर वो ही डाइंग डिक्लेरेशन अगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की जाए और मजिस्ट्रेट के सामने की जाए, ठीक है, तो फिर वो क्या रहेगी? देन इट विल हैव ग्रेट एविडेंशियरी वैल्यू। तो फिर उसकी बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी। आ रही बात समझ में? बाय होम डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी टेकन। अब डाइंग डिक्लेरेशन किसकी हम लेंगे? हु इज डेड, जो मर चुका है, या फिर जो मर रहा है। आर हु के मतलब जो हमारे पास मर रहा है उसकी। ठीक है, आर हु कैन नॉट बी फाउंड, या फिर जो नहीं मिल रहा हमें। हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या फिर कोई ऐसा शख्स जो कोर्ट में आकर गवाही नहीं दे सकता, मतलब इनकेपेबल है, मतलब बीमार है या कुछ भी। हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड विथ अनरीजनेबल एक्सपेंसेस और डिले। अब ऐसे शख्स की गवाही लेना, एविडेंस, जिस शख्स की एविडेंस आसानी से कोर्ट तक रसाई ना हो, ठीक है, उन पर बहुत बड़ा खर्चा और बहुत बड़ा डिले हो सकता है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब कि अगर कोर्ट में पेश किया जाए
कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत काफ़ी देर से बाद, मतलब काफ़ी अरसे के बाद, डिले के बाद, या फिर काफ़ी खर्चा होने के बाद अगर कोर्ट में आए, पेश किया जाए, तो इतना खर्चा और वक्त लगा कि हमारे पास लगा कि आए तो उनका आना न आना बराबर है। आरी बात समझ, जहाँ तक बात क्लियर है। आइए अब बे रीडिंग देख लेते हैं हम। वैसे डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स मरने वाले शख्स की अल्फाज से जो अल्फाज निकलते हैं ना, वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, अब यहाँ पर ए है, ए जो है ये लास्ट पॉइंट पर है, लास्ट पॉइंट ऑफ द डेथ है, ठीक है, और ये अब ये अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, अब ये मर रहा है, ठीक है। ये बी के साथ कुछ बात करता है, लास्ट गेस्चर करता है, अपनी लास्ट कन्वर्सेशन करता है शेयर, या फिर सी के साथ करता है, या फिर डी के साथ करता है, किसी के भी साथ जो लास्ट टाइम जो बातचीत होती है वो कहलाती है डाइंग डिक्लेरेशन, मीन्स मरते वक्त जो बातें हुई वो। हमारी बात समझ यहाँ तक क्लियर है। आइए देख लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन हमारे पास आर्टिकल नंबर 46 के अंदर दिया गया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 32, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 32। आइए देख लेते हैं केसेस इन व्हिच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है, ऐसे केसेस, ऐसे सूरत हाल, ऐसी सूरतें जिनके अंदर रेलिवेंट मिलती जुलती हकीकतों का जो है स्टेटमेंट, वो क्या है, बाय पर्सन हु इज़ डेड, जो मर चुका हो, और कैन नॉट बी फाउंड, या जो जिसको ढूंढ ना सकते हों, ETC इज़ रेलिवेंट। अब ETC में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या आ जाता है, कैन नॉट बी फाउंड, आर हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और दूसरा कौन सा आता है, हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, ये सब उसके अंदर आ जाता है। आइए देख लेते हैं स्टेट में रिटन और वर्बल, अब इसकी बैरिडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब इसकी हम बैरिडिंग यहाँ से कर लें। आइए देख लेते हैं बैरिडिंग। स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज़ डेड। अब ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा बयान जो कि रिटन में हो या फिर वर्बल हो, ठीक है। अब हमारे पास रिटन अगर कोई किसी का हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन है, तो फिर वो हमारे पास ग्रेट इसकी एविडेंशियल वैल्यू रहती है अपने वर्बल से। यहाँ तक बात क्लियर है। कोई भी शख्स जो मर रहा है उसका कोई बयान है, रिटन या फिर वर्बल, ठीक है, लिखत में या फिर ज़बानी, आर हु कैन नॉट बी फाउंड, या ऐसे शख्स का बयान है फिर लिखत में या फिर ज़बानी जो कि कहीं भी नहीं मिल सकता, और ऐसे शख्स का बयान जो हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, जो कि गवाही देने के काबिल नहीं है, आर हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, या फिर ऐसे शख्स की एविडेंस जो कि हमारे पास बहुत सारा वक्त लगाने के सिवा हासिल ना कर सकें। प्रोक्यूर्ड मीन्स हासिल करना। हमारी बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। आर एक्सपेंसेस विच अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल, या फिर इतना सारा खर्चा जो कि कोर्ट की नज़र में ये आ जाए कि ये अनरीजनेबल है। हमारी बात समझ में, ये नामुनासिब है। आर देम सेल्फ रेलिवेंट फैक्ट्स इन द फॉलोइंग केसेस, ये जो है क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे अगर इन सूरतों में कोई खुद जो है कोर्ट के अंदर आकर गवाही नहीं दे सकता है, तो फिर इन सूरतों में भी उनकी स्टेटमेंट, उनका रिटन स्टेटमेंट, उनका वर्बल स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, ये हमारे पास रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। आइए देख लेते हैं हमारे पास केस नंबर 1 फॉलोइंग केसेस में, ठीक है, इन सूरतों में हम उनकी गवाही जो है रेलिवेंट मानी जाएगी। अब देखें, पहले तो आप ये बात जहन में रख लें कि स्टेटमेंट की कौन कौन सी होती है, एक तो एडमिशन होती है या फिर कन्फेशन होती है। आ रही बात समझ में, वो किसकी मानी जाती है, एडमिसिबल किसकी है, जो डायरेक्ट कोर्ट के अंदर आके शख्स देता है गवाही, ठीक है। एक बात जहन में रख लें, फॉर एग्जांपल ए की गवाही है तो फिर एक स्टेटमेंट ए अगर देता है तो ए खुद को कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, ए को कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। अब जो भी जिस शख्स की गवाही है उसको कोर्ट आना ज़रूरी होता है, मगर यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई है कि जो पर्सन
जो गुजर गया है, जिसकी मौत हो चुकी है, या फिर जिसको हम ढूंढ नहीं पा रहे, या फिर जो शख्स कोर्ट के अंदर नहीं आ पा रहा, या फिर जिसको हमारे पास रीज़नेबल डिले और हमारे पास एक्सपेंसेस के अलावा हम कोर्ट में नहीं लेकर आ सकते, उन शख्स की स्टेटमेंट, उन शख्स का बयान भी कोर्ट के अंदर रेलिवेंट कहलाएगा, अगर कोई थर्ड पर्सन आकर कोर्ट में आके पेश कर दे। आइए इन पर हम देख लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 बात करता है, ये हमारी चल रही है बेयर रीडिंग, ठीक है। ये सिर्फ हम बेयर रीडिंग कर रहे हैं, सिर्फ जो लिखा हुआ एज इट उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और डिटेल में हम जाएंगे तो बात कुछ दूर तक जाएगी। आइए देख लें। व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। अब जो फर्स्ट जो है आर्टिकल 46 हमारे पास सब आर्टिकल 146(1) जो है ये डील करता है पेवरली डाइंग डिक्लेरेशन से। आ रही बात समझ में। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन, आपने जो भी हमारे पास टोटल 8 केसेस हैं, 8 केसेस अंदर आप जो भी केसेस पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल 1 पढ़ेंगे तो इससे पहले आपने ये ऊपर वाली पूरी की पूरी स्टेटमेंट यहाँ तक पढ़नी है, उसके बाद ये आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद अगर आप 2 पढ़ेंगे, ठीक है, 2 पढ़ेंगे तो उसके लिए आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। उनके बाद आप जो है नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब जो भी केस आप पढ़ेंगे उसके साथ आप पहले ऊपर वाली जो लाइन है वो पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में। व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जब वो किससे रिलेट करती हो, जब वो किसी मौत के सबब से रिलेट करती हो। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, जब कोई ऐसा बयान हो जो कि उनकी मौत की वजह बताता हो। अरे बात। व्हेन इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ, मतलब जो मौत हुई है उनकी वजह से रिलेट करता हो बयान। अरे बात समझ। when the statement is made by a person is to the cause of his death, जब कोई बयान ऐसा हो जो कि एक शख्स से किया गया हो, जब वो उस बयान के अंदर अपने मौत की वजह बता रहा हो। or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, या फिर कोई भी ऐसे हमारे पास circumstances, अब कोई भी ऐसे circumstances, फॉर एग्जाम्पल लाजमी नहीं है जो शख्स मर रहा है वहीं हम जाकर जाएं और वो मरते वक्त हमें कोई अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दे, वही उसका डाइंग डिक्लेरेशन होगा। नहीं, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर वर्ड पर गौर कर दें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एज, यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास आर एज टू द एनी सर्कमटेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। आ रही बात समझे क्या है। और एज टू एनी ऑफ द सर्कमटेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, जो मरने वाले शख्स और जिसके साथ वो कम्युनिकेशन हुई है, उनके साथ जो भी जिन भी सर्कमटेंसेस के अंदर हुआ है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड अपने घर से निकलता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं उस शख्स के पास पैसे लेने जा रहा हूँ, या उस शख्स को मैं किसी फलान बंदे के पास मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर इसने जो बात इसने अपनी वाइफ को की थी ना, वो रेलिवेंट मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। जो बात इसने कम्युनिकेशन शख्स से की थी, ठीक है, वो कम्युनिकेशन करने के बाद उसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, उसकी मौत हो गई। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड और वाइफ से आपको अगर समझ में ना आई हो तो फॉर एग्जांपल मैं एक ये लेता हूँ कि ए और बी दोनों दोस्त हैं, ठीक है। ए जाता है सी के पास और बी को कहता है कि मैं सी के पास जा रहा हूँ अपने उधार के पैसे लेने, ठीक है। तो ए जैसे सी के पास जाता है, ए का मर्डर हो जाता है। अब सी आके कोर्ट में कहता है कि सर, ए मुझे कह रहा था कि मैं सी के पास जा रहा हूँ पैसे लेने उधार, और वहाँ उनकी मौत हो गई। तो क्या हुआ, वो जो इनकी कम्युनिकेशन की उनकी वजह से उनके नतीजे में इसकी मौत हुई थी, तो फिर ये डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा। इन केसेस इन विच द
in which the cause of that person's death comes into question, सच जिनकी वजह से इस शख्स की मौत की वजह का सवाल जो है क्या आ जाए, क्वेश्चन इनटू हमारे पास इन केसेस इन विच द काज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, कि उनकी मौत की वजह का सवाल जो है हमारे पास जहन में आ जाए। सच statements are relevant whether the person who made them was or was not। अब जिस जो स्टेटमेंट की गई है, रेलिवेंट रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है, whether the person was made them was or was not, फिर वहाँ पर वो शख्स हो या ना हो, ठीक है। at the time when they are made under expectation of death and whatever may be the nature of the proceeding in which cause of his death comes into question, फिर किसी भी तरीके से उसकी डेथ हुई हो या फिर इलाज भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन हो कि जो गवाही जो जिसने कहा था उसकी एक्सपेक्टेशन हो डेथ की कि वो बिल्कुल मर चुका होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन देख लेना, कौन सा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर ए देख लेना। इसके बाद चलते हैं हमारे पास केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 देखने से पहले हम क्या क्या देखेंगे इसके अंदर, कि हमारे पास ऐसे शख्स की स्टेटमेंट जो जिनकी डेथ हो चुकी है, या फिर जिसको हम नहीं ढूंढ पा रहे, या फिर जो कोर्ट में नहीं आ रहा, या फिर जिसको हम एज अ विटनेस कोर्ट में नहीं बुला पा रहे हैं, ठीक है, इनकेपेबल है, या फिर जिसकी अटेंडेंस जो है हासिल करना बहुत मुश्किल है। उन सूरतों में क्या होगा, आर इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इन कोर्स ऑफ बिजनेस, अब वन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अपने मौत की वजह बताए कि वो कैसे मर रहा है, वो वन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मेन पॉइंट जो है वन के अंदर वो है कि डिक्लेरेंट मस्ट बी इन फिट स्टेट ऑफ माइंड। अब जो शख्स डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, जब वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो बिल्कुल सेहतमंद हो, ठीक ठाक हो। अब नंबर 2 बात करता है, आर इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, के एक बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस, वर्ड कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, नॉट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, मतलब जो रोज आप जिंदगी के अंदर रोजाना जो आप काम करते हैं रोज की बुनियाद पर, वो होता है कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठते हैं, वॉक पर जाते हैं, वॉक से आकर आप नहाते हैं, नहाकर नाश्ता करते हैं, और उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट के बाद आप घर आते हैं, घर से आप ऑफिस जाते हैं। ये क्या होगी, आपकी रोज़ की रूटीन हो गई, ये हो गया कोर्स ऑफ बिजनेस। अरे बस मुझे ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसे कर रहे हैं और किसी दिन आप सुबह उठते ही सुबह 4 बजे उठ के आप कोर्ट जा रहे हो, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया या फिर पर्टिकुलर हो गया। यहाँ पर नॉट स्पेसिफिक नॉट पर्टिकुलर, मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, जैसे एक सर्जन रिपोर्ट बनाता है, बाद में सर्जन मर जाता है। आ रही बात समझ में। कोई भी हो, अपने जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो भी अपने एंट्री वगैरह रखते हैं, जो भी ऑर्डिनरी जो आम तौर का जो बिजनेस रखता है इंसान, ठीक है, उसके अंदर जो भी काम करता है वो कहलाएगा कोर्स ऑफ बिजनेस। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इन पर्टिकुलर when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business। जब किसी भी शख्स का स्टेटमेंट, जबकि वो आम तौर के बिजनेस में रखता था, आम तौर की रूटीन में रखता था, ठीक है, इन पर्टिकुलर एंड इन पर्टिकुलर, या फिर किसी खास तरीके से रखता था, आई बात समझिए, एंट्री रखता था किसी बुक्स में, अपने किताब में, खाते में, ठीक है, और इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, और या फिर अपनी जो प्रोफेशनल जो ड्यूटी है वो उसको परफॉर्म करता था, और ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट रिटन आर साइंड बाय हिम, या फिर एक एक्नॉलेजमेंट में तस्लीम करना, रिटन में या फिर उसकी साइन हो उन पर। आ रही बात समझ में। signed by him of the receipt of money, goods, securities or properties of any kind, or of a document used in commerce written or signed by him
or of the date of a letter or other document usually dated, written or signed by him। मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इंसान काम करता है ना, उनकी एंट्रीज जो है ना वो एज रेलिवेंट मानी जाएगी। आ रही बात समझ में? एक बंदा, जैसा कि हमारे पास कोई दुकानदार है, रोज़ाना अपने जो अपने खाता जो है उनके अंदर जो भी एंट्री रखता है उधार वगैरह की, वो सब क्या है, वो रेलिवेंट मान ली जाएगी। जैसा कि एक सर्जन रिपोर्ट बनाता है, बाद में सर्जन मर जाता है, जो उनकी रिपोर्ट जो है ना वो क्या होगी, कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर बनाई गई। रिपोर्ट ऑफ सर्जन, रिसिप्ट ऑफ मनी, गुड्स, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इट हैज़ टू कंटेम्पोरेनियस। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास? केस नंबर 3 कहता है और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर। अब ऐसे शख्स का स्टेटमेंट जिसकी डेथ हो चुकी हो, या फिर जो ना मिल रहा हो, या फिर इनकेपेबल हो कोर्ट में आने से, या फिर कोर्ट में जिनको हम ना बुला सकें, ठीक है, ऐसे शख्स की स्टेटमेंट, जब वो स्टेटमेंट उस मेकर के अगेंस्ट में हो। कैसे, आइए देख लेते हैं। When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when, if true, it would expose or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जो स्टेटमेंट जो शख्स कर रहा था, अब यहाँ पर लाजमी नहीं है कि बंदा मर चुका हो। आ रही बात समझ में? एक बंदा मरते वक्त ये बयान रिकॉर्ड करा के जाता है कि वो पैसे या प्रॉपर्टी मेरी नहीं, तो वो काबिल कबूल होगा। आ रही बात है? अगेंस्ट द इंटरेस्ट, स्टेटमेंट अगेंस्ट पिक्यूनरी इंटरेस्ट या स्टेटमेंट अगेंस्ट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट। अब ये बात क्या कि इन्होंने की मरते वक्त कि वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं, तो फिर ये क्या हो गई कि इसके अगेंस्ट में हुआ था, इनके इंटरेस्ट के खिलाफ हुआ था। प्रॉपर्टी मीन्स मालकाना हकूक इनसे छीन रहे हैं अब। और पिक्यूनरी इंटरेस्ट से क्या मुराद? फॉर एग्जांपल, एक बंदा मरते वक्त कहता है कि वो जो पैसे बैंक के अंदर हैं वो पैसे मेरे नहीं हैं, वो किसी और शख्स के हैं, तो फिर वो क्या हो गए, वो पैसों से रिलेटेड उनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट आ जाएगी और वो रेलिवेंट मान ली जाएगी। आगे बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नंबर 4 पर। 4 नंबर बात करता है और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट admissible provided that such person making statement should have no interest। अब यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं हम कि जो अब जब बात आ जाती है पब्लिक राइट की, कस्टम की, जनरल इंटरेस्ट की, तो फिर जो शख्स इसके बारे में अगर बयान देगा तो फिर उसमें ये बात एक गौर की जाएगी, एक बड़ी कंसिडरेशन से वो उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए कि उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। एडमिसिबल बिल्कुल माना जाएगा। नंबर 4 जो केस है वो एडमिसिबल है। प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट शुड हैव नो इंटरेस्ट, उसका कोई भी इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। When the statement gives the opinions of any such person as to existence of any public right or custom or matter of public or general interest or of the existence, excuse me, नंबर हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। When the statement gives the opinion of any such person, जब भी कोई ऐसा अपना ओपिनियन देता है अपने बयान के ज़रिए एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट, कि कोई पब्लिक राइट जो है आम लोगों का हक जो है वो मौजूद, उसकी मौजूदगी दिखाता है, और कस्टम या फिर ऐसे रस्म रवाज की मौजूदगी दिखाता है अपने बयान में, या फिर मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, या फिर पब्लिक या फिर जनरल आम लोगों की मुफाद की जो है मुफाद का जो है मुफाद दिखाता है अपने बयान के अंदर, ठीक है, ऑफ द एग्जिस्टेंस, उनकी मौजूदगी का, ऑफ विच इट
एग्जिस्टेड, जो कि अभी तक वो एग्जिस्टेड करता हो, ठीक है। ही वुड हैव बीन लाइकली टू बी अवेयर, ये खुद उनसे क्या था, अवेयर था उनसे, मतलब वो उन बात को जानता था। एंड वेन सच स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर एनी कंट्रोवर्सी एज टू सच राइट कस्टम और मैटर हैज राइजिंग, जब ऐसा बयान कब किया गया, ऐसी कंट्रोवर्सी के सामने किया कर दिया गया था। कब ये बयान दिया गया था, एक ऐसी कंट्रोवर्सी में, मतलब पहले स्टेटमेंट दी थी वो अब नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर जिनको नहीं ढूंढा जा रहा, या फिर वो मर चुका है। आगे बात है, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में दी थी, ठीक है, उस टाइम नॉर्मल सर्कमस्टेंस में दी थी, उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मेरी स्टेटमेंट से मुझे या किसी को फ़ायदा हो। इन्होंने तो जनरल पब्लिक की बात की थी, इनका तो कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास नंबर 5 पर। नंबर 5 बात करता है और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between persons is to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge, and when the statement was made before question and dispute was raised। अब ये बात क्या करता है, 5 नंबर बात करता है, हमारे पास ये बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, कि एक बंदे की खास नॉलेज हो उससे रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बारे में, कि बंदा किसी को अपने परिवार के बारे में बताता है कि उनका असल बेटा कौन है, बाद में वो मर जाता है बयान देने वाला, ठीक है, गवाही देने वाले बंदे की गवाही काबिल कबूल होगी बाद में चल के कि हाँ यार ये उनका जो है, इनका जो अब्बू जो है वो बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ए ने बयान दिया था कि ए कर रहा था कि उसका बेटा डी जो है वो ही उनका बेटा है, तो इसमें मतलब इसमें ये भी लाजमी नहीं कि बंदा मर गया हो, रिटन और ओरल दोनों जो है एविडेंस इसमें एडमिसिबल होंगी। इसके बाद हमारे पास चलते हैं हम, ये जो 5 जो है ना हमारे पास, ये हमारा सिमिलर है 6 से। अब 5 में क्या है, ज़रूरी नहीं कि बंदा मर गया हो बयान देने वाला, मगर 6 में क्या है, 6 में नेसेसरी है, ज़रूरी है कि मस्ट डाइड, कि बंदा बिल्कुल मर चुका हो। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास 6 पर। 6 बात करता और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स। अब कोई भी ऐसी विल हो या फिर डीड हो फैमिली रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है, उनके बारे में बात करता है। अब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने पहले भी कहा है, जब भी आप 1 से लेकर 8 केसेस में कोई भी केस आप उठाएं, कोई केस आप स्टडी करें, तो उनके साथ ऊपर वाली लाइन आप ज़रूर पढ़ें। कौन सी वाले, ये वाले, ये आप ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है, स्टेटमेंट से लेकर फॉलोइंग केसेस तक, ठीक है, जिसके अंदर कहा गया है जो शख्स, ऐसे शख्स का बयान जो मर चुका हो या फिर जिसको हम ढूंढ नहीं सकते, या फिर जो कोर्ट में नहीं आ सकता, ठीक है, या फिर कोर्ट में हम उनको लेकर नहीं आ सकते, जिनको हम नहीं बुला सकते। नंबर 6 क्या बात करता है, व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एन रिलेशनशिप बाय ब्लड और अडॉप्शन बिटवीन पर्सन डिसीज। अब यहाँ पर क्या है, बात आ गई डिसीज मतलब मर चुका हो। आ रही बात समझ में, यहाँ तक, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात ये है कि बंदा जो है वो मर चुका हो, और 5 में क्या है, उसमें ज़रूरी नहीं कि बंदा मर चुका हो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसमें क्या है, नंबर 6 में रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, इसमें नंबर रिटन फॉर्म में हो। आ रही बात समझ में। और रिटन फॉर्म में कैसे होगा, जैसा कि विल जो है अगर अपनी हयाती के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर अगर उसने विल की होगी तो वो रिटन में ही होगी, वो वर्बल थोड़ी करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, अपनी फैमिली से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कैसे,
वो कोई अपने देता है, अपने विल देता है, जैसा कि हमारे पास डीड होती है, टॉम स्टोन, फैमिली पोर्ट्रेट वगैरह जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो हमारे उनके विल होती हैं उनकी, ठीक है। बट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। रिलेटेड टू डेड पर्सन मस्ट हैड डाइड, इसमें ज़रूरी है कि बंदा मर चुका हो। स्टेटमेंट मेकर डाइड और स्टेटमेंट अबाउट अलाइव, मतलब जिसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, दी है उन्होंने, वो जिंदा है, और जिसने स्टेटमेंट दी थी ना वो मर चुका है। अब चलते हैं हम नंबर 7 पर। नंबर 7 हमारे पास बात करता है और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन इन आर्टिकल 26 पैराग्राफ ए। अब ये बात करता है हमारे पास राइट ऑफ कस्टम्स, ठीक है, राइट ऑफ कस्टम्स, राइट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कस्टम की बात करता है 7 नंबर। तो जो है वो जो ट्रांजैक्शन है, जिनकी ट्रांजैक्शन से ये जो बात आती है सामने, ठीक है, तो फिर वो क्या है, रेलिवेंट मान ली जाएगी। आ रही बात समझ में? ये बिल्कुल सिंपल है। क्या मतलब, कोई ऐसा हक जो रीतों रवाजों से हमें मिला हो, हम इन्हें किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। उनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी स्टेटमेंट मरने वाले शख्स का, या फिर भले जिंदा हो, ठीक है, जिसको हम नहीं ढूंढ सकते, या फिर जो कोर्ट में नहीं आ सकता है, या फिर जिसको कोर्ट में हम बुला नहीं सकते, ऐसे शख्स का स्टेटमेंट उनसे जो है रिलेटेड हो, उनसे हम ट्रांजैक्शन से हो, तो फिर वो क्या मान लिया जाएगा, वो रेलिवेंट मान लिया जाएगा। जहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद चलते हैं लास्ट नंबर 8। और इज मेड बाय सेवरल पर्सन्स एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग्स रेलिवेंट टू मैटर एंड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या बात की है, सेवरल पर्सन मीन्स मुख्तलिफ पर्सन, बहुत सारे लोग अपने ख्यालों का इजहार करें। वेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय अ नंबर ऑफ पर्सन्स and expressed feelings or impressions on their part relevant to the matter in question। अब इसमें क्या है कि when several persons give evidence relevant to matter in questions are admissible, मतलब जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में ख्याल या अपनी सोच विचार दें तो वो काबिल कबूल होगी, और उनमें से कुछ लोग मर चुके हों, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है सब के सब मर चुके हों, मगर कुछ ना कुछ तो उसमें से जिनकी डेथ हो चुकी हो। आरी बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गए हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन की बेरीडिंग। अब इसके अंदर लेक्चर नंबर 39 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशंस। अब इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या कन्विक्शंस जो है सोरली बेस्ड करता है फॉर कन्विक्शन के लिए, जो कन्विक्शन दी जाती है कोर्ट में, क्या वो सिर्फ जो है डाइंग डिक्लेरेशन के बुनियाद पर किसी को सज़ा दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। बहुत सारे इस पर केस ला हैं, दी जा सकती है, मगर इसमें सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं और इसको बहुत ही स्क्रूटनाइज किया जाता है, इसको कोरोबोरेट किया जाता है, उसके बाद सज़ा दी जाती है। अगर ये शख्स जो डाइंग डिक्लेरेशन जो देता है वो मरा ना हो, वो जिंदा हो, तो क्या किया जाएगा? इफ पर्सन नॉट डाइड देन स्टेटमेंट शैल बी कंसीडर्ड एज एडमिशन, ठीक है, वो एडमिशन के तौर पर मान ली जाएगी, एस्टोपल के नाम पर मान ली जाएगी, या फिर रेलिवेंट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए भी काम आएगी वो, या फिर एविडेंस कंट्रोडिक्शन के लिए भी काम आएगी, या फिर कोरोबोरेशन के लिए भी वो काम आ सकती है। हमारी बात समझिए, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आर्टिकल हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन आर्टिकल 46 के जो भी इलस्ट्रेशन है A to N, हमारे पास इलस्ट्रेशन 38 जो 39 जो लेक्चर अब है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम? इलस्ट्रेशन। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे हम? A से लेकर N तक, ठीक है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।